देखिए अभी हमने फिनिश किया है किसको, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा को। क्लियर। अब प्लेसेंटा में थोड़ा कुछ रह गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस का थोड़ा बहुत कुछ रह गया था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। देखिएगा जब प्लेसेंटा की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, प्लेसेंटा। तो देखिएगा प्लेसेंटा के मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आगे समझ, 3 कौन कौन से होते हैं कि एक तो क्या होता है, ये डेसिडुएट होता है। कैसा होता है, डेसिडुएट होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट डिस्कॉइड होता है। कैसा होता है, डिस्कॉइड होता है। और नेक्स्ट दैट इज दी हीमोकोरियल होता है। क्या होता है, हीमोकोरियल। क्लियर आ गई बात समझ में। देखिएगा डेसिडुएट का मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाता है, सेड ऑफ हो जाता है। तो सेड ऑफ गिरने वाली चीज़ों को अपन क्या करते हैं, डेसिडुएट कहते हैं। तो डेसिडुआ एंडोमेट्रियम को हमने बोला था, तो एंडोमेट्रियम भी क्या होती है, सेड ऑफ होती है। आगे समझ में। तो इसलिए क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी सेड ऑफ क्या हो जाता है, सेड ऑफ हो जाता है, इसलिए इसका क्या है, डेसिडुएट बोलते हैं। दूसरा इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, डिस्क शेप होता है। कैसा होता है, डिस्क शेप होता है। यानी कि अभी हमने देखा था इस तरीके का शेप होगा, एक तरफ फीटस का पार्ट होगा, दूसरी तरफ मदर का पार्ट होगा। आगे बात समझ में। और इसके बीच में क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है ऐसे ऐसे करके। क्लियर है। तो देखिएगा ये मदर पार्ट हो गया, फीटस पार्ट हो गया। इसकी जो सरफेस एरिया होता है, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं। और यहाँ पर कैसा होता है, ये थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है। तो डिस्क जैसा बना है नहीं बना, तो इसकी शेप की वजह से इसको क्या बोलते हैं, डिस्कॉइड बोलते हैं। आगे समझ में। और नेक्स्ट देखिए हीमोकोरियल। कैसा होता है ये, हीमोकोरियल। तो यानी कि मैटरनल ब्लड से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ये मैटरनल ब्लड से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। कनेक्शन नहीं होता है बट वहाँ से क्या करता है, न्यूट्रिशन वगैरह सारा सब कुछ रिसीव करता है मदर से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं फिर, हीम मतलब ब्लड, और कोरियल लेता है। कौन लेता है, कोरियल लेता है। आगे से तो हीमोकोरियल बोल दिया, इसलिए क्या है, मेटल ब्लड से कनेक्शन बनाता है अपना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हीमोकोरियल बोलते हैं। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लेसेंटा की, 3 होती हैं, डेसिडुएट, डिस्कॉइड और हीमोकोरियल। बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा जब हमने प्लेसेंटा फॉर्मेशन की बात करी तो हमने सरफेस देखे थे। क्या देखे थे, सरफेस। क्लियर। तो सरफेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक कौन सा होगा, मैटरनल सरफेस, एक होता है वो होता है फीटल सरफेस। कौन सा होता है, फीटल सरफेस। आगे बात समझ में। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन अपना रोल प्ले करता है, किससे कंसिस्ट होता है। प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट। किससे बनता है, फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट से बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिएगा अब पूछ लिया आपसे कि जो फीटल पार्ट होता है प्लेसेंटा के अंदर उसको किस नाम से जाना जाता है, या नॉन एज, किससे जानते हैं, कोरियोनिक फ्रंडोसम से जानते हैं। किससे जानते हैं, कोरियोनिक फ्रंडोसम। बोला था कि नहीं बोला था, कोरियोनिक फ्रंडोसम को ही अपन किस नाम से जानते हैं, कोरियोनिक प्लेट से जानते हैं। किससे जानते हैं, कोरियोनिक प्लेट से। और फीटस का जो पार्ट होता है वो कितना होता है, 4/5 होता है। कितना होता है, 4/5 होता है। अगर टोटल 5 हिस्से हैं तो उसमें से 4 हिस्से किसके होंगे, फीटस के होंगे। आगे बस समझ में। देखिएगा नेक्स्ट अपन ने बोला इसके अंदर कौन रोल प्ले करता है अपना, मदर करता है। कौन करता है, मदर। तो मदर का जो पार्ट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, नॉन एज डेसिडुआ वेसेलिस के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, डेसिडुआ वेसेलिस। इसी को क्या बोलते हैं, वेसल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसल प्लेट। क्लियर आ गई बात समझ में। अब वेसल प्लेट जो होती है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, मदर का कितना होता है कंट्रीब्यूशन, तो वो होता है 1/5। तो कितना होता है, 1/5। तो दोनों का रेशियो पूछ ले जाए, मदर और फीटस का रेशियो क्या होता है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में, तो 1:5। कितना होता है, 1:5 होता है। आगे समझ में। इसमें से फीटस इतना और मदर इतना। आगे बस समझ में, सॉरी हाँ, मदर इतना और फीटस 5th, मदर इतना। आगे बस समझ में, ये होता है। यानी समझ लीजिए फीटस का ज़्यादा होता है, मदर का कम होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा हमने देखा था अभी कि ये जो सरफेस होते हैं तो 2 होंगे, एक मदर और एक फीटस, मदर और फीटस। तो ये दोनों के दोनों कितना एरिया कवर करते हैं, तो दोनों के दोनों कितना इक्वल एरिया कवर करते हैं। जितना मदर का पार्ट कवर करेगा उतना ही फीटस का करेगा। तो दोनों मिला करके कितना करते हैं,
30% एरिया को कवर करते हैं। कितने को करते हैं? 30% एरिया को। जो 30% एरिया होता है उसमें ही डेसिडुआ बेसिलिस होता है, उसी के अंदर क्या होता है? कोरियोनिक फ्रंटोसम होता है। बाकी का 70% जो यूटेराइन कैविटी का बचा हुआ हिस्सा होता है वो क्या होता है? क्या होता है? कोरियोनिक लीव होता है। क्या होता है? कोरियोनिक लीव। क्लियर आगे बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? देखिएगा फिर आएगा। देखिए इस तरीके से चीज़ों को समझ लीजिएगा। देखो यानी कि ये यूट्राइन कैविटी है और यहाँ पर ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। क्या है ये? ब्लास्टोसिस्ट है। क्लियर आ गया समझ में? ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट है, दिख रहा है ये ब्लास्टोसिस्ट है। क्लियर आ गया समझ में? और ये डेसिडुआ है। ये क्या है? ये जो है दैट इज द मायोमेट्रियम। क्या है? मायोमेट्रियम है। ठीक है, दिस इज दी डेसिडुआ। क्या है ये? डेसिडुआ। तो डेसिडुआ के 3 पार्ट हो गए, यानी कि इसके आगे की तरफ होगा इसको हम डेसिडुआ बेसिलिस बोलेंगे, इसके पीछे की तरफ होगा इसको डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहेंगे। बाकी का ये रिमेनिंग है ये सारा का सारा क्या है? डेसिडुआ पेराइटलिस है। क्या है? डेसिडुआ पेराइटलिस है। आगे बात समझ में? और इसके अंदर डेसिडुआ के अंदर जाकर के इम्प्लांटेशन हो रहा है, इसलिए कैसा होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। कैसा होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था ये पोस्टीरियर वॉल में होता है। किसमें होता है? सेंटर में नहीं होता, कैविटी में नहीं होता। आगे समझ में? कैविटी की वॉल में होगा तो पोस्टीरियर वॉल में होगा। तो जो पोस्टीरियर वॉल में जब इसका इम्प्लांटेशन होता है तो कोई इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। आगे समझ में? कौन सा कहते हैं? इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन होता है। तो यानी कि जो ट्रू इम्प्लांटेशन होगा तो उसके अंदर ट्रू इम्प्लांटेशन के अंदर यूएसजी के अंदर हमेशा कहाँ दिखेगा? इसेंट्रिक दिखेगा। किसी बॉल में दिखेगा? लेटरल में दिखेगा। किस में दिखेगा? लेटरल। तो ट्रू इम्प्लांटेशन होता है लेटरल साइड में होता है और पोस्टीरियर वॉल पर होता है। आगे समझ में? लेकिन जो कैसा होगा? स्यूडो इम्प्लांटेशन होगा। कैसा होगा? स्यूडो इम्प्लांटेशन होगा या फिर एक्टोपिक होगा। कैसा होगा? एक्टोपिक होगा। वो सेंट्रली दिखेगा। कैसा दिखेगा? सेंट्रली दिखेगा। आगे बात समझ में? तो सेंट्रली अगर यूएसजी के अंदर इम्प्लांटेशन दिख रहा है यूट्राइन कैविटी में तो आप समझ जाइए वो कैसा है? स्यूडो इम्प्लांटेशन है। कैसा है? स्यूडो इम्प्लांटेशन है, गलत है। लेकिन ट्रू है वो कैसा होगा? इसेंट्रिक होगा, साइड में होगा, पोस्टीरियर वॉल में होगा इधर की तरफ, सेंटर में तो होने से रहा। तो इसका मतलब है जब करते हैं ऊपर से तो ऐसा लगता है कि सेंटर में है, लेकिन होता कहाँ पर है? वो इसेंट्रिक होता है। तो याद रखना इम्प्लांटेशन कैसा होता है? इसेंट्रिक होता है, पोस्टीरियर वॉल में मोस्ट कॉमनली होता है और इंटरस्टिशियल होता है। कैसा होता है? इंटरस्टिशियल होता है। ये ह्यूमन बीइंग का मैंने आपको बता दिया। क्लियर बात समझ गए? डेसिडुआ के 3 पार्ट होते हैं। डेसिडुआ के आगे की तरफ यानी ब्लास्टोसिस्ट और मायोमेट्रियम के बीच में जो होगा उसको अपन बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। ये डेसिडुआ बेसिलिस ही किसका पार्ट बनाता है? डेसिडुआ बेसिलिस। ये रहा ब्लास्टोसिस्ट है, ये यहां पर बना दूं मैं, दैट इज दी डेसिडुआ बेसिलिस। कौन सा है? डेसिडुआ बेसिलिस। और यही मैटरनल पार्ट है। यही कौन सा पार्ट है? मैटरनल पार्ट है किसका? प्लेसेंटा का। आगे समझ में? इसके बीच में यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको हमने एंटाबुच मेम्ब्रेन बोला था, जो इसके डीप पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करता है। आगे समझ में? इसके ऊपर से जो कवर करके रखेगा और यूट्राइन कैविटी की तरफ जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस। इसके अलावा ये जो बच गई है, इधर भी बच गया होगा, इधर भी बच गया। ये रिमेनिंग जो होता है दैट इज द डेसिडुआ पेराइटलिस। मतलब इससे परे है, इससे दूर है ना, तो इसलिए परे है, इसलिए पेराइटलिस। इसको कवर कर रही है इसलिए कैप्सुलरिस। और जो किसकी तरफ है? बेस बना रही है, इसका बेस बना रही है ना, जिसके ऊपर रखेगा दैट इज द बेसिलिस। तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बेस बना रहा बेसिलिस, कवर कर रहा है कैप्सुलरिस, इससे परे है पेराइटलिस। आगे समझो? ये डेसिडुआ का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। किसके अंदर? जब इम्प्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। क्लियर होगी बात समझ में? इतनी? चलो देखिए, ये टोटल हमने देखा था। खाली जहां पर डबल वो 30% एरिया है, बाकी का सारा क्या है? 70% है जो कोरियोनिक लीव होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट जब अपन बात करेंगे
देखिएगा, क्या हुआ, एरर क्यों आ रहा है, देखिएगा। इस तरीके से होगा, देखिए दिख रहा है, यानी कि देखिएगा, यानी इस तरीके से जब हमने देखा डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, डेसिडुआ पेराइटलिस, ये वाला पार्ट, और यहाँ पर जो होगा दैट इज दी डेसिडुआ बेसिलिस होगा। तो देखो ये जो पार्ट है, देखिए ये दिख रहा है यहाँ से, यानी कि यहाँ से जो डेवलपमेंट होगा तो इधर क्या होगा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा, इधर किसका होगा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। देखिएगा, यानी इधर जो होगा यहाँ पर क्या बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, कोरियोनिक फ्रेंडोसम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोरियोनिक फ्रेंडोसम बोलेंगे। और इधर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किधर की तरफ, यूट्राइन कैविटी की तरफ, इधर कैविटी होगी, क्लियर। तो कैविटी की तरफ क्या होगा, ये इनर सेल मास होगा और ये आउटर सेल मास होगा। तो इनर सेल मास इधर की तरफ है, इसको अपन कोरियोनिक लीव बोल देते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कोरियोनिक लीव कहलाता है, ये वाला क्या कहता है, कोरियोनिक फ्रेंडोसम कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए, जब ब्लास्टोसिस्ट आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसमें बिलाई का फॉर्मेशन होगा, किसका होगा, बिलाई का, यही हमने देखा था। तो बिलाई का जब फॉर्मेशन होगा तो देखो ये बिलाई बन रही है प्राइमरी, इसके आगे सेकेंडरी बनेगी और टर्सरी बनेगी, इस तरीके से बिलाई बनती जाएंगी। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, कोरियोनिक फ्रेंडोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक फ्रेंडोसम बनते हैं। क्लियर होगी बात समझ में। आउट ऑफ बिलाई जो होगा सारा का सारा रिमेनिंग पार्ट होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरियोनिक लीव बोलते हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गई, कोरियोनिक फ्रेंडोसम, कोरियोनिक लीव, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा, जब ये देखिए वही सेम कंडीशन है, बिलाई की तरफ है कि नहीं है, तो बिलाई की तरफ जाएगा तो देखिएगा ये कोरियोनिक लीव है, ये वाला पार्ट क्या है, कोरियोनिक लीव है। तो ये कोरियोनिक लीव है वो यूट्राइन कैविटी की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, यूट्राइन कैविटी की तरफ जाएगा। यूट्राइन कैविटी को कंप्लीटली क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कब कवर करेगा, 14th 16th वीक पर, यानी 4 महीने पर कवर कर लेगा, 4 मंथ में कवर कर लेगा। आगे समझ में। तो ये क्या होगा, ये कैविटी है, ये कंप्लीटली बेबी से क्या हो जाएगी, कवर आउट हो जाएगी। आगे समझ में। तो इसको ही अपन ने डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटलिस दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। ये भी कब होती हैं, 4 मंथ पर होती है। कब होती है, 4 मंथ पर। और जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस कवर कर रहा है कंप्लीट यूट्राइन कैविटी का, वो भी कब कर रहा है, 4 मंथ पर कर रहा है। कब कर रहा है, 4 मंथ पर कर रहा है। ये चीजें आपको मेनली दिखानी थी। अब देखिए इधर जो पार्ट होगा, ये वाला किसका है, मदर का पार्ट है, किसका है, मदर का है। और ये किसका है, फीटस का पार्ट है। आगे समझ में। तो इधर होगा डेसिडुआ बेसिलिस, इधर होगा डेसिडुआ कैप्सुलरिस। आगे समझ में। और इस कैविटी के अंदर जो होता है थोड़ा बहुत फ्लूइड रहता है, बाद में ये अलग कैविटी बन जाती है, जिसको अपन ने क्या बोला था, एमनियोटिक कैविटी बोला था। क्या बोला था, एमनियोटिक कैविटी बोला था। देखिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं। एमनियोटिक कैविटी का डेवलपमेंट होता है। तो देखिएगा अब नेक्स्ट, जब प्लेसेंटा की बात करेंगे तो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब है प्लेसेंटा का फ्लो देखना पड़ेगा हमें, किसका, प्लेसेंटा का। क्लियर है। तो प्लेसेंटा का फ्लो देखेंगे तो इसका मतलब है इसमें 2 तरीके का फ्लो होगा। एक होगा यूटेरस से कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा की तरफ जाएगा। और एक कहाँ जाएगा, फीटस से प्लेसेंटा की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। ये प्लेसेंटा का सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन नहीं है। फीटल सर्कुलेशन फीटस के अंदर होगा। आगे समझ में। तो देखिए प्लेसेंटा के अंदर जब इस तरीके का सर्कुलेशन होता है, कुछ बैक्टीरिया वायरस क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, तो उनको भी इसने क्या करना होता है, किल करना होता है। तो इसके अंदर फैगोसाइटिक सेल होती है, उनको बोलते हैं अपन हॉफबॉर सेल्स। क्या बोलते हैं, हॉफबॉर फैगोसाइटिक सेल्स। याद रखना प्लेसेंटा के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है जिनको बोलते हैं हॉफबॉर फैगोसाइटिक सेल्स। आगे समझ में, ये किल करती है। इसी तरीके से जब जाइगोट आता है, कहां से आता है जाइगोट, फैलोपियन ट्यूब से। कहां से आता है, फैलोपियन ट्यूब से। तो मैंने आपको बताया था 3 दिन में आता है। कितने दिन में आता है, 3 दिन में। तो 3 दिन में जब आता है तो एंडो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें भी 3 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। आगे समझ में। 3 टाइप्स की कौन सी होंगी, सबसे फर्स्ट होगी दैट इज दी कॉलमनर एपिथेलियम की सेल लेयर होगी, सेल लेयर। आगे समझ में। तो कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल की जो लेयर होती है वो तो क्या करती है, इसको ट्रांसफर करने का काम करती है। क्या करती है, सिलियरी मूवमेंट करवा के ट्रांसफर करने का काम करेगी। नेक्स्ट जो होगी वो सीक्रेटरी सेल होती है। कौन सी होती है, उसमें सीक्रेटरी सेल होती है। ऐसा नहीं है कि
यूट्रस का एंडोमेट्रियम ही डिवाइड होता है या उसी के अंदर चेंजेज होते हैं, पूरे जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर नहीं, पूरी बॉडी के अंदर फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान पूरी फीमेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, चेंजेज आने लग जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो होते हैं वो जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, इनिशियली जो होते हैं वो जेनाइटल ऑर्गन के अंदर होते हैं। तो सीक्रेटरी सेल होती है, ये सीक्रेटरी सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। क्या देने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। किसको, जाइगोट को, जिससे क्या है वो 3 दिन तक वहां पे रहे तो न्यूट्रिशन लेकर के डिवाइड होता रहे। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट सेल होती है वो होती है पैग सेल्स। कौन सी होती हैं, पैग सेल्स। ये भी कहां पर प्रेजेंट होती हैं, फैलोपियन ट्यूब में। इनका एग्जैक्ट, वैसे ये फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं, लेकिन इनका एग्जैक्ट वर्क अभी तक क्या है, अननोन है। क्या है, अननोन है। आगे समझ में। अगर आपसे पूछ सकते हैं पैग सेल क्या करती है, कहां प्रेजेंट होती है, तब तो आपने बताना है कहां प्रेजेंट होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, लेकिन वर्क क्या है, ये अननोन है। अगर अननोन ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर किसका काम करती है, ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है। किसका काम करती हैं, डिफेंस का काम करती है। किसका करती है, डिफेंस का। इसी तरीके से अगर यूट्रस में आपसे पूछ लिया कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर फेगोसाइटिक सेल्स होती है, वो कौन सी होती है, हॉफबोर होती है। कौन सी होती है, हॉफबोर। या फिर यूट्रस में नहीं पूछेगा तो फिर किस पे पूछेगा, ये प्लेसेंटा पे। किस पे होती है, प्लेसेंटा पे, क्योंकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम में। तो फिर प्लेसेंटा पर जो फेगोसाइटिक सेल होती है वो कौन सी होती है, हॉफबोर सेल्स होती है। कौन सी होती है, हॉफबोर। क्लियर आ गई बात समझ में। एंडोमेट्रियम का पूछ ले या फिर प्लेसेंटा का पूछ ले। मोस्ट कॉमनली जो पूछता है वो प्लेसेंटा का पूछता है। किसका पूछता है, प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा में डिफेंसिव सेल्स होती हैं जो फेगोसाइटोसिस का काम करती है, उनका नाम क्या है, तो दैट इज दी फेगोसाइटिक सेल, हॉफबोर सेल्स। कौन सी है, हॉफबोर। याद रहेगा, ओके, वेरी गुड। अब देखिएगा जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, सर्कुलेशन समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था प्लेसेंटा को सर्कुलेट कर रहा है कौन, यूटेराइन आर्टरी। कौन करता है, यूटेराइन आर्टरी। इनको स्पाइरल आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरल आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से निकलती है। किससे निकलती है, इंटरनल आर्टरी की ब्रांच होती है यूटेराइन आर्टरी, उस यूटेराइन आर्टरी की ब्रांच होती है स्पाइरल आर्टरी। कौन सी होती है, स्पाइरल आर्टरी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितनी होती है नंबर्स में, नंबर्स ऑफ स्पाइरल आर्टरीज बताइए। ये होती है कितनी, 16। नो, 120 to 200। कितनी होती हैं, 120 to 200। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने 120 को देना है। क्वेश्चन आ गया ऑप्शन में 120 है तो कुछ भी नहीं सोचना, सीधा टिक कर देना है। अगर इस तरीके से नहीं है तो फिर आएंगी 200 की तरफ, तो फिर आपने 200 को सेलेक्ट कर देना है। और अगर रेंज में आ गई तो 120 से 200 होती है। ये ब्रांचेज होती है किसकी, स्पाइरल आर्टरीज की। आगे बात समझ में क्लियर होगी बात। अब देखिएगा ये जब आर्टरीज होंगी तो इसका मतलब ये आर्टरीज कहाँ जाती हैं, इंटरविलस स्पेस में जाती है। किस में जाती है, इंटरविलस स्पेस में जाती है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं तो प्लेसेंटा कुछ ऐसा होगा। कुछ ऐसा होगा। आगे समझ में। ये कौन सा पार्ट है, फीटल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फीटल पार्ट है। तो फीटल पार्ट के अंदर देखिए प्लेसेंटा के अंदर क्या क्या होगा, एक तो साइटोप्लास्ट होगा, एक मैंने आपको बताया था क्या होगा, सिनसाइटोप्लास्ट होगा। क्या होगा, सिनसाइटोप्लास्ट होगा। ऐसे करके कौन सा होगा, सिनसाइटोप्लास्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। एक मैंने आपको बनाया था, इसके अंदर क्या बनता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया। कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई। देखिएगा दूसरी लेयर क्या बनेगी इसके अंदर, यहाँ पर, यानी कि एंडोथेलियम लेयर बनेगी। कौन सी बनेगी, एंडोथेलियम लेयर। तो इसका मतलब देख लीजिए यहाँ पर कौन आ रही होंगी, फीटस की आर्टरीज आ रही होंगी। फीटस की आर्टरी आएंगी कि नहीं आएंगी, जो यहाँ से ब्लड लेके जाएंगी। तो इसका मतलब है उनकी एंडोथेलियम पर भी क्या होगी, कवरिंग होगी। तो इसका मतलब इनके ऊपर क्या होती है, एंडोथेलियम होती है। ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम होती है कि नहीं होती है। तो वो लेयर भी इसमें क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी ऐसे ऐसे करके। तो इसके ऊपर एंडोथेलियम लेयर है। तो देखिएगा सबसे बाहर वाली कौन सी है, सिनसाइटियम। कौन सी है, सिनसाइटियम है। इसके अंदर वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट है। इसके अंदर वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है। और इसके अंदर सबसे अंदर है दैट इज दी एंडोथेलियम लेयर। कौन सी है, एंडोथेलियम लेयर। तो ये टोटल कितनी लेयर है, 4 लेयर है। ये 4 लेयर मिलकर के क्या बनाती हैं, प्लेसेंटल बैरियर बनाती है। क्या बनाती हैं, प्लेसेंटल
बैरियर बनाती हैं। डायरेक्टली सुन लेना, क्या बनाती हैं? प्लेसेंटल बैरियर बनाती हैं। इन्हीं से क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है न्यूट्रिएंट का। अब यहाँ पर ये स्पेस है तो देखिएगा यहाँ से कौन आएगा फिर? ये मैटरनल यूट्राइन होगा, यहाँ से ब्रांचेज आएंगी। क्या आएंगी? ब्रांचेज आएंगी यूट्राइन आर्टरी की, और ये इस तरीके से इसमें ब्लड क्या करेंगी? ब्लड ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगी? ब्लड ड्रॉ करेंगी। तो ये स्पाइरल आर्टरीज होती हैं। ये क्या होती हैं? स्पाइरल आर्टरी होती है जो 120 से 200 होती हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ये ब्लड फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो होगा इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? डेसिडुआ वेसेलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेसिडुआ वेसेलिस बोलेंगे। और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कोरियोनिक फ्रंडोसम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक फ्रंडोसम है। और जिसके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वो एरिया कितने परसेंट होता है टोटल यूट्राइन कैविटी का? 30% होता है। कितना होता है? 30% होता है। आगे समझ में? यानी कि ऐसा कहते हैं कि मोस्ट ऑफ एंडोमेट्रियम है उसका रीजनरेशन है या फिर जो रिकवर होती है वो कितने दिन में हो जाती है? 16 दिन के अंदर हो जाती है। लेकिन फिर भी प्यूपेरियम पीरियड को 42 डेज का माना है, 6 वीक का माना है। तो 6 वीक का इसलिए माना है क्योंकि ये जो 70% एरिया है इसको रिकवर होने में 42 डेज लग जाते हैं। बाकी जो कोरियोनिक लीव है ना वो वाला एंडोमेट्रियम सेड होकर के 15 से 20 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन इसको ठीक होने में 42 डेज लगते हैं, इसलिए प्यूपेरियम पीरियड को 42 डेज का माना है। आगे बात समझ में? तो ऐसे भी पूछते हैं कि कितने परसेंट यूटेराइन मेम्ब्रेन या यूटेराइन एंडोमेट्रियम 42 डेज के अंदर कवर होती है? कितने? 30%। और कितनी है जो 16 डे पर कवर होती है? 70%। कितनी होती है? 70%। ये भी क्वेश्चन होता है कि मदर जो मैटरनल पार्ट होता है प्लेसेंटा में वो कितने परसेंट यूटेराइन पार्ट को कवर करता है? 30%। क्लियर है? ये भी पूछा जाता है कि फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा कितना यूटेराइन कैविटी के एरिया को कवर करता है? 30%। दोनों ही इक्वल है। आगे समझ में? क्योंकि दोनों से मिलकर ही प्लेसेंटा का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिएगा इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर स्पाइरल आर्टरी है तो इसमें क्या होगा? ब्लड का फ्लो होता है। किसका होता है? ब्लड का फ्लो। तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो कितना होता है? 500 to 700 ml पर मिनट। कितना होता है? 500 to 700 ml पर मिनट ब्लड फ्लो होता है। क्लियर है की बात? इतनी समझ में? तो इसका मतलब है अगर टर्म पे पूछ लिया आपने तो 700 ml सही मानना है। क्या मानना है? 700 ml सही मानना है। और अगर टर्म वगैरह कुछ भी नहीं दिया है तो 5 to 700 देंगे या फिर 600 देंगे। कितना देंगे? 600 ml। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। क्लियर है? ये ब्लड यहाँ पर भर रहा है, यहाँ पर आ रहा है इतना 500 से 400 ml पर मिनट। क्लियर बात आएगी समझ में? डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि यहां से ब्लड यहां जा रहा है तो इसका मतलब ये किसको जा रहा है? फिर यहां से ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होकर के एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जो सिंपल डिफ्यूजन से होता है वो तो ऑक्सीजन, CO2, पोटेशियम, गैसेस वगैरह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। ठीक है ना? इसके बाद होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें आते हैं आपके कौन से? ग्लूकोज वगैरह, ये सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं। इसके बाद होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, उसमें आता है पोटेशियम। ठीक है ना? आयरन, ये सब किससे आते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं। आगे समझ में? तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की सारी प्रोसेस इसके अंदर होती है और इससे क्या होता है? आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा कौन सी होगी? ये अम्लाइकल वेन होगी। क्लियर है? यहाँ से अम्लाइकल वेन लेके जाएगी और लेके कौन आएगा? इसको अम्लाइकल आर्टरी आएगी। तो जब वो इसके अंदर ब्लड जाएगा वो कितना जाएगा? 400 ml पर मिनट जाता है। कितना जाता है? 400 ml पर मिनट। तो ये यहाँ पर छोड़ रहा है, ये यहाँ से रिसीव कर रहा है। फिर यहाँ से कौन आएगी? अम्लाइकल आर्टरी आएगी, इसके अंदर छोड़ देगी, यहाँ से यूट्राइन वेन होगी, वो यहाँ से लेके चली जाएगी। ऐसे क्या होता है? इसके अंदर सर्कुलेशन होता है। तो ये एक्सचेंज होता है ब्लड का। क्या होता है? एक्सचेंज। तो ऐसे पूछा जाता है कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार एक्सचेंज हो जाता है ब्लड का? जो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो हो रहा है, आगे समझ में, उसके अंदर पर मिनट हाउ मेनी एक्सचेंज? 4। कितने होते हैं? 4 एक्सचेंज पर मिनट। 1 मिनट में 4 टाइम्स क्या हो जाता है? ये प्लेसेंटा का ब्लड है वो मदर के पास चला जाता है, मदर से नया ब्लड आ जाता है। आगे समझ में? तो इसको भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितनी बार? 4 टाइम्स। क्लियर है? एक्सचेंज हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, इसके अंदर प्लेसेंटा के अंदर क्या रहता है? एक्सचेंज हो रहा है तो ब्लड फिल्ड रहेगा। तो ब्लड फिल्ड रहेगा तो इसको हमने क्या बोला? इसका नाम क्या दिया है? इंटरविनस स्पेस। और इसको क्या बोला हमने? विलाई सिस्टम। क्या बोला है? विलाई सिस्टम। विलाई सिस्टम है वो कितनी लेयर से मिलकर बना होता है?
सिंसाइटम, साइटोप्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मेसोडर्म और एंडोथेलियम, 4 लेयर से मिलकर बनाता है। यही प्लेसेंटा बैरियर का काम करता है, यानी कि कौन सी चीजें यहाँ से भेजनी है, कौन सी चीजें नहीं भेजनी। तो सेलेक्टिव परमिएबल हो गया ये। कैसा हो जाता है? सेलेक्टिव परमिएबल। क्लियर आ गई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? अब यहां से जो ब्लड रहेगा इंटरविलस स्पेस के अंदर और किसके अंदर, विलाई सिस्टम के अंदर, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा की बात करेंगे तो कितना होता है? 500 ml। कितना होता है? 500 ml। आगे समझ में? अगर वेट ऑफ प्लेसेंटा की बात करते हैं तो कितना होता है? 500 ग्राम होता है। कितना होता है? 500 ग्राम। क्लियर आ गई बात समझ में? अब देखिएगा इंटरविलस स्पेस के अंदर कितना रहता है ये? 150 ml रहता है। कितना रहता है? 150 ml। आगे समझ में? इसका मतलब है मदर का जो ब्लड होता है वो कितना रहता है प्लेसेंटा के अंदर? 150 ml। ये भी पूछ सकते हैं। मदर फ्लो कर रहा है पर मिनट में, वो अलग चीज है। आगे समझ, एक्सचेंज हो रहा है वो अलग चीज है। लेकिन मदर का ब्लड कितना रहता है किसके अंदर? प्लेसेंटा के अंदर। तो वो कितना है? 150 ml है। अगर आपसे पूछ लिया फीटस का ब्लड कितना रहता है, तो दैट इज दी 350 ml। कितना रहता है? 350 ml। तो इसका मतलब दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 500 हो गया कि नहीं हो गया? तो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 500 ml है। वेट होगा वो भी कितना होगा? 500 ग्राम है। तो दोनों याद रह जाएंगे। इसके बाद मदर का 150 ml और फीटस का 350 ml, क्योंकि मदर का पार्ट कितना 1 जबकि फीटस का कितना है 4। तो दोनों का रेशियो बनता है वो क्या है? 1:5 बनता है। क्या बनता है? 1:5। आगे समझ में? इसके बाद में जब इसका वेट इतना होता है तो कई बार पूछा जाता है कि प्लेसेंटा का और फीटस का वेट क्या होता है, रेशियो। तो फीटस आपको पता है फीटस का कितना होता है? 3000 ग्राम। कितना मानते हैं? 3000 ग्राम। तो देख लीजिए 5 चिक्की 30। तो रेशियो क्या बनता है? 1:6। कितना बनता है? 1:6। प्लेसेंटा का वेट 1, फीटस का वेट 6। अब कई बार ऐसा पूछा जाता है कि फीटस और प्लेसेंटा का, पहले तो प्लेसेंटा बन रहा है ना, बाद में फीटस मर रहा है ना, तो पहले तो प्लेसेंटा ज्यादा होगा ना, बाद में फीटस ग्रो कर जाएगा। तो ऐसा पूछा जाता है फीटस और प्लेसेंटा का वेट इक्वल कब होता है? जैसे पूछते हैं ना हेड सर्कम्फरेंस, चेस्ट सर्कम्फरेंस इक्वल कब होता है? 45 सेंटीमीटर 1 ईयर पर होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरीके से कई बार पूछा जाता है फीटस का वेट और प्लेसेंटा का वेट इक्वल होता है 17th वीक पर। कब होता है? 17th वीक पर फीटस वेट और प्लेसेंटा का वेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। क्लियर होगी बात समझ में? इस चीज को भी याद रखना, ध्यान रखना। ये क्या हो गया? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिएगा इसमें से ये पूछा जाएगा कि ये जो क्या है यूटेराइन विलाई है या यूटेराइन आर्टरी, स्पाइरल आर्टरी है, इनका डेवलपमेंट कब होता है? थोड़ी देर पहले बताया था 15th डे पर। कब होता है ये? 15th डे पर। आगे समझ में? लेकिन मैंने बोला था जो फीटस की ब्लड वेसल्स होती हैं अम्बिलिकल आर्टरी, इनका डेवलपमेंट कब होता है? 17th डे पर। कब होता है? 17th डे पर। आगे बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा प्लेसेंटा में ही आगे चल रहे हैं। तो प्लेसेंटा की तरफ जब आगे की तरफ जाएंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा प्लेसेंटा का पार्ट। कौन सा होगा? दैट इज दी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। किसकी बात करेंगे? फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें। आगे समझ में? तो प्लेसेंटा का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? एंडोक्राइन पार्ट होता है। क्या होता है? एंडोक्राइन पार्ट होता है। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ये किसका करता है? हार्मोन का सीक्रेशन करता है। क्लियर आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए और क्या काम करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसको? O2, CO2, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें। और एक्सक्रिएटरी फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्या होगा? एक्सक्रिएटरी फंक्शन होगा। जो फीटस का बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आउट करता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट फंक्शन रेस्पायरेशन का काम करता है। किसका करता है? रेस्पायरेशन का। O2 CO2 सेंड करने का काम करता है। और क्या फंक्शन होता है इसका? वेरी गुड। किसका काम होता है इसका? डिफेंस का। कौन सी सेल होती है इसके अंदर? फेगोसाइट ऑफ वॉर सेल्स होती है। कौन सी होती है? ऑफ वॉर सेल्स होती है। और कोई फंक्शन? बिल्कुल न्यूट्रिशन देने का काम करता है। किसका करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। आगे समझ में? और कनेक्ट करता है किसको? मदर और फीटस को। आगे समझ में? तो ये क्या होते हैं? इसके कुछ इंपोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। आगे समझ में? इसके बाद देखिएगा
नेक्स्ट जब आपको डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट होगा यानी प्लेसेंटा एंड फीटल सर्कुलेशन। आगे और समझ में, प्लेसेंटा और फीटल सर्कुलेशन की जब इम्पोर्टेंट कड़ी की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है यानी कि प्रेशर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेशर की। जब प्रेशर की बात करेंगे तो देख लीजिए, जो किसको, यूट्रस को सप्लाई करता है, यूट्रस से किसके पास आता है? इंटरविलस स्पेस में आता है। तो इंटरविलस स्पेस में जो ब्लड आता है उसका प्रेशर कितना होता है? 10 mmHg। कितना होता है? 10 mmHg होता है। लेकिन जो फीटस से जाएगा किसकी तरफ? प्लेसेंटा की तरफ। तो फीटस हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो प्रेशर होता है 30 mmHg। कितना होता है? 30 mmHg। तो ये प्रेशर डिफरेंशिएशन होता है। इस प्रेशर की वजह से ही क्या होता है? एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। तो बेस्ट प्रोडक्ट है वो उधर चले जाएंगे, उधर से ऑक्सीजन वगैरह, कैल्शियम वगैरह सारा सब कुछ इधर आ जाएगा। तो पूछा जाता है कि जो प्लेसेंटा है उसको फीटस का प्रेशर होगा वो 30 mmHg और मदर का प्रेशर वो 10 mmHg होता है। कितना होता है? 10 mmHg होता है। आगे बस समझ में देखिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात अपन करते हैं यानी कि एक होता है ओवुलेटरी एज, आगे समझ में, और एक होता है दैट इज दी जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज क्लियर? आगे बस समझ में। अब देखिए ओवुलेटरी एज और जेस्टेशनल एज में क्या डिफरेंस है बताएगा कोई? नाम तो पता चल रहा है। ओवुलेशन से जो स्टार्ट होगा दैट इज दी ओवुलेटरी एज, और जो जेस्टेशनल पीरियड है मतलब LMP, मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होगा दैट इज दी जेस्टेशनल एज होगी। कौन सी होगी? जेस्टेशनल एज होगी। क्लियर? आगे बात समझ में। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो निकालेंगे कैसे इसको, यानी जब निकालने की बात करेंगे तो ओवुलेशन कब होता है? 14th डे पर, जब साइकिल कितने की हो? 28 डेज की हो। आगे बस समझ में। तो इसका मतलब है जब जेस्टेशनल एज की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है फिर? LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल का कौन सा डे? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। इस तरीके से निकालते हैं जेस्टेशनल। इसी को अपन क्या बोलते हैं? नीगल्स फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीगल्स फार्मूला बोलते हैं। इसी से अपन क्या निकालते हैं? EDD। वेरी गुड। क्या निकालते हैं? EDD निकालते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन अब मैं क्वेश्चन पूछ, इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सा डे होगा, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन से डे पर फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होगा, या कौन से डे पर प्राइमरी बिलाई बनेगी, कौन से पर सेकेंडरी बिलाई बनेगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पर प्राइमरी बिलाई बनेगी, सेकेंडरी बिलाई बनेगी। तो यहीं पर क्लियर कर लो, जिससे क्या हो, जो भी पूछे आप उसमें प्लस माइनस आराम से कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए जब ओवुलेशन की बात करेंगे तो ओवुलेशन कौन से डे पर हो रहा है? 14 डे पर। आगे समझ में। इसी को अपन फीटल एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटल एज बोलते हैं। आगे समझ में, क्योंकि यहीं से तो फीटस बनना स्टार्ट होगा ओवुलेशन के बाद ही। तो इसी को फर्टिलाइजेशन डे बोलते हैं, इसी को ओवुलेशन डे बोलते हैं, इसी को फीटल एज बोलते हैं, इसी को ओवुलेटरी एज बोलते हैं। क्लियर होगी बात समझ में। तो देखिएगा जब फर्स्ट डे से बात करेंगे अपन, किससे? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो मान लीजिए साइकिल जैसे कि आज मान लेते हैं, आज कितने हैं? 26 जैन को है। क्या है? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ब्लीडिंग आज स्टार्ट हुआ है। तो 26 जनवरी को है। तो आप मुझे बताओ इसका जेस्टेशनल एज क्या होगा? EDD क्या होगा? कितना होगा? 2 अक्टूबर। कैसे निकाला? 31 का महीना है। हाँ, टोटल 7 डेज करने हैं। देखो 9 मंथ कर दो सबसे पहले। तो 9 मंथ में कौन सा आएगा? 26 जनवरी आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? मतलब 26 जनवरी से उधर आएगा, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कौन सा अक्टूबर आ गया? 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर में क्या करना है? प्लस 7 डे करने हैं। तो फिर क्या करेंगे? 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2। तो क्या हो गया फिर? ये 2 अक्टूबर हो गया। क्या हो गया? 2 अक्टूबर। क्या होगा इसका? EDD होगा। अब मैं आपसे निकालने को बोलूँ क्या जेस्टेशनल एज कितना होगा इसका? सेम कैसे हो जाएगा? वीक्स में। हाँ नहीं सर, पीरियड ऑफ जेस्टेशन तो तब पता चलता नहीं कि वो जब एंटीनेटल चेकअप के लिए जाते हैं। हाँ एंटीनेटल चेकअप है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी फीमेल का EDD या डिलीवरी 2 अक्टूबर को हुई है, आगे समझ में, और उसका क्या था? 26 जनवरी को फर्स्ट डे था LMP का। तो उसका जेस्टेशनल पीरियड कितना होगा? जेस्टेशनल एज कितनी हुई उसकी? नहीं समझे? समझ गए। करो 9 इंटू डेज को कर देंगे। हाँ यानी बिल्कुल 9 इंटू 1 महीने में कितने होते हैं? 4 वीक होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 9 में कितने हुए फिर? 36। कैसे किए? 9 चौक 36 और एक ये 7 डे का 1 वीक के हो गया। तो इसका मतलब कितने हो गए? 37 वीक्स का। कितने का हो गया जिनका? 37 वीक का क्या हुआ? जेस्टेशनल एज हुआ कि नहीं हुआ? अब हमें इसमें से क्या निकालना है? ओवुलेटरी एज निकालनी है। क्या निकालनी है? ओवुलेटरी एज या फिर फीटल एज निकालनी है किरफ। तो फीटल एज निकालेंगे तो इसका मतलब देखिए फर्स्ट डे LMP, यहाँ से तो कुछ मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये 14 डेज क्या होंगे फिर इसमें से? माइनस होंगे, क्योंकि ये किसके हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं। यहाँ पर ओवुलेशन नहीं हुआ था, फीटस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। फीटस का फॉर्मेशन कब होता है? 14th डे पर होता है। तो इसका मतलब इसमें से कितने? 2 वीक माइनस कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 37 वीक थे, तो 2 क्या कर दिया हमने इसमें से? माइनस कर दिए। क्या कर दिए? माइनस। तो फिर इसका ओवुलेटरी एज कितना होगा? 35 वीक्स होगा। कितना होगा? 35 वीक्स होगा। आगे समझ में नहीं आया? और निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक जो ब्लास्टोसिस्ट है, क्या है? ब्लास्टोसिस्ट का जो फॉर्मेशन है वो कब हो रहा है? ये हो रहा है आपका 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। कब हो रहा है? 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे समझ में? अगर यही आपसे पूछ लिया कि इसका कौन से डे पर, विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अब बताओ। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से कौन से डे पर होगा? क्वेश्चन ये है कि 5th डे पर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन के बाद में 5वें दिन क्या हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये फर्टिलाइजेशन ना पूछ करके यहाँ से पूछ लिया, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल से, कौन से? मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन के बाद में क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो फिर क्या होगा? 19 कैसे आया? हाँ 5 दिन को हमने किस में? 14 में प्लस कर दिया। तो इसका मतलब वही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का था। फर्टिलाइजेशन 14वें दिन हो रहा है, उसका मतलब है 5 दिन और लगे हैं उसको। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? +5 हो गया। तो इसका मतलब कौन सा होगा? ये 19th डे होगा। कौन सा होगा? 19th डे होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से आप निकाल लेना, कंफ्यूज ना होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूछे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और अगर किसका पूछे? फर्टिलाइजेशन का पूछे तो फर्टिलाइजेशन का कर देना। उसमें से कितने 2 वीक या 14 डेज क्या कर देना? माइनस कर देना। आगे समझ में? जैसे कि मान लीजिए हमने बताया कि 3 वीक पर क्या हो रहा है? मान लीजिए 3 वीक पर लिवर का फॉर्मेशन या ईसोफेगस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ईसोफेगस फॉर्मेशन आफ्टर, ऐसा मान लीजिए कहाँ चला गया? ईसोफेगस फॉर्मेशन आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ LMP।
तो क्वेश्चन है आपका कि ईसोफेगस का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब बताओ। इसमें ज्ञान क्या लगा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। LMP के कितने दिन हैं? 3 वीक है। 3 वीक के बाद फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने पूछ लिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कब होता है LMP के? 2 वीक के बाद में। तो 2 वीक क्या कर देने, 3 वीक में से माइनस, तो 3 वीक में से 2 क्या कर दिए माइनस, बचा कितना, 1 वीक या फिर 7 डे। तो कब होगा फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में? 7 डेज में। आगे समझ में? ऐसे निकाल लेना है आपने। 2 वीक को याद रखना है, 14वें दिन 2 वीक। तो इसका मतलब है ओवुलेटरी एज और गैस्ट्रेशनल एज का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 वीक होता है। बस ये याद रखना है। ओवुलेशन, ये ओवुलेटरी एज और जेस्टेशनल एज का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 वीक होता है। कितना होता है? 2 वीक। इसका मतलब है जेस्टेशनल एज 2 वीक मोर देन ओवुलेटरी एज, कह सकते हैं। तो जेस्टेशनल एज मोर 2 वीक देन ओवुलेटरी एज, ओवुलेटरी एज या फर्टिलिटी एज। आगे समझिए, या फीटल एज। आगे समझ में? बस ये चीज़ समझानी थी और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर होगी बात में? इस तरीके से आप निकाल सकते हो ओवुलेटरी एज, फीटल एज को। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लें, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होता है? कोटिलिडॉन्स, प्लेसेंटोम, स्टेम्बलाई या ऑल ऑफ द एबव। बताइए। स्टेम्बलाई, प्लेसेंटोम, कोटिलिडॉन्स। पहले तो ये बताओ इनमें डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोटिलिडॉन्स, प्लेसेंटोम एंड स्टेम्बलाई? देखो, कोटिलिडॉन्स उसको बोला जाता है जिसमें कई सारे विलाई सिस्टम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आगे समझ, ये ओल्ड कंसेप्ट था। नया कंसेप्ट ये कहता है कि एक स्टेम विलाई से जितनी प्राइम, सेकेंडरी और टर्सरी विलाई बनेंगी उसको अपन कोटिलिडॉन्स कहेंगे। आगे बात समझ में? सबसे बड़ी उसी को अपन प्लेसेंटोम कहेंगे। आगे समझ में? उसी को क्या कहेंगे? स्टेम विलाई कहेंगे। तो इसका मतलब है क्या होगा सही? ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे बात समझ में? इसका मतलब पहले माना जाता था कि कई सारे इस तरीके के विलाई सिस्टम मिला करके क्या बनाते हैं? एक कोटिलिडॉन्स बनाते हैं, लेकिन नहीं है। एक स्टेम विलाई ऐसे बनेगा, उसके बाद में इसमें से प्राइमरी सेकेंडरी विलाई निकलेगा, उसके बाद में से टर्सरी विलाई मिलेगा। तो इसका मतलब है ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी है इसको अपन क्या बोलते हैं? कोटिलिडॉन्स बोलते हैं। और यही क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? प्लेसेंटा की। याद रखोगे। और कोटिलिडॉन्स बनता है एक स्टेम विलाई की जितनी ब्रांचेज होंगी वो सारी की सारी क्या बनाएंगी? कोटिलिडॉन्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी? कोटिलिडॉन्स बनाएंगी। आगे बात समझ में? अब एक प्लेसेंटा के अंदर कितने कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 15 to 20। कितने होते हैं? 15 to 20। डीसी दत्ता के अंदर दे रखा है 15 to 29 कोटिलिडॉन्स। क्या दे रखे हैं? लेकिन आपने याद रखने कितने होते हैं? 15 to 20 कोटिलिडॉन्स होते हैं। अब देखो, ये 15 to 20 जब हमने किसकी बात करी थी? ब्रेस्ट की बात करी। तो ब्रेस्ट के अंदर भी क्या होती हैं?
लोब्यूल्स होते हैं तो वो भी कितने होते हैं 15 to 20। कितने होते हैं 15 to 20। और प्लेसेंटा के अंदर भी कितने होते हैं 15 to 20। क्लियर है? क्या होते हैं कोटिडोन्स होते हैं। इस तरीके से आपने इनको क्या करना है याद करना है। क्लियर आ गई बात समझ में? अब देखिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जिसको पूछेंगे, अच्छा वही जवाब देंगे। क्या हो गया, कहाँ चला गया? देखिए चलो कोई बात नहीं, लगे हुए हमने तो डिस्कस ही करना है। देखिए ट्रोफोप्लास्ट क्या है डेविएट्स इनटू साइटोट्रोफोप्लास्ट एंड सिनसाइटोप्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोप्लास्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये मैं पहले से अच्छे से समझा चुका हूं आपको। यानी ट्रोफोप्लास्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक कौन सा होता है साइटोट्रोफोप्लास्ट, एक कौन सा होता है सिनसाइटोप्लास्ट। आउटर होता है उसको क्या बोलते हैं सिनसाइटोप्लास्ट, इनर होता है उसको साइटोट्रोफोप्लास्ट। क्लियर है? ऑन विच डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कौन से डे पर ये दोनों वो होते हैं सेपरेट होते हैं? बताया था दोनों अलग हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नहीं दिख रहा? इस डे पर कब होता है? ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर मैं पूछ लूं मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पर होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पर होते हैं ये दोनों डिवाइड? हाँ जी, कौन सा होगा? 82 डेज पर। कब होंगे? 22। हाँ 22 डेज पर। आगे समझ में 22 डेज पर होंगे। हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल, बताओ हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन। मैंने बताया था क्योंकि एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट किससे होता है? प्रोजेस्टेरोन से। तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रोजेस्टेरोन होगा। आगे समझ में। नेक्स्ट बताइए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। सेकंड मोस्ट कॉमन एंटीरियर वॉल ऑफ, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ठीक है ना? द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इज कंप्लीटेड बाय विच डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन? 10th डे पर। कौन से पर हो जाती है? 10th डे पर। आगे समझ में। और थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन बताया था 10 to 12 mm होती है। कितनी होती है? 10 to 12 mm होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए द इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सीन इन फ्यू फीमेल्स इज नोन एज। हाँ ये देखिए, हाँ पूछने वाले थे। यानी कि इम्प्लांटेशन के दौरान, किसके दौरान? इम्प्लांटेशन के दौरान कई फीमेल को क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? हार्टमान साइन के नाम से। किससे जाना जाता है? और किस नाम से जानते हैं इसको? ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटल साइन। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटल साइन बोलते हैं। और ये किसके साथ कंफ्यूज करता है? कंफ्यूज्ड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि जो ब्लीडिंग आती है इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है? 6 डे पर। तो यानी कि ऐसा समथिंग नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला है तब ब्लीडिंग होता है। तो ऐसा लगता है फीमेल को कि मेरी इस बार पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई। आगे समझ में। तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कई फीमेल के अंदर क्या होता है, फ्यू फीमेल्स के अंदर इस तरीके की ब्लीडिंग मिलती है तो उसको प्लेसेंटल साइन बोलते हैं। उसको समझ जाना चाहिए कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब सेलिब्रेशन का टाइम आ गया। किसका आ गया? सेलिब्रेशन का। मतलब प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है? कंसीव हो चुकी है। आगे बात समझ में। तो इसको बोलते हैं हार्टमान साइन और प्लेसेंटल साइन। एक हमने देखा था ओवुलेशन के टाइम पर क्या होता है? पेन फील होता है। ड्यूरिंग ओवुलेशन क्या बोलते हैं इसको? मिचेल्स मर्ज साइन। और या फिर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मिचेल्स मर्ज साइन। सेम बोलते हैं या सिंड्रोम बोला था हमने। क्लियर आ गई बात समझ में? देखिएगा
क्यों होती है? अच्छा देखिएगा, यानी कि इनका कहना है कि प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है। अब मैंने आपको बताया था, यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होते हैं, ये एंट्री करते हैं, बिलाई एंट्री करेंगे। जब एंट्री करेंगे तो आपको पता है एंडोमेट्रियम के ऊपर क्या रहेगी, ब्लड सप्लाई रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। जब इसके ऊपर ब्लड सप्लाई रहेगी तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती है। रप्चर होने का मतलब ओपन हो जाती है, रप्चर नहीं होती, ओपन हो जाती है। तो बिलाई के द्वारा तो वो जो ब्लीडिंग है या जो ओपनिंग है वहां से क्या जाता है, थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है। क्या जाता है, ब्लड आ जाता है। आगे समझ में, तो उस ब्लड को ही अपन क्या बोलते हैं, हार्टबर्न साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बंदना? क्लियर है बात, समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट देखिए, ये क्या, यूट्राइन कैविटी इज ऑब्लिटरेटेड बाय, कौन से वीक पर यूट्राइन कैविटी को कंप्लीटली कवर कर लिया जाता है, ऑब्लिटरेट कर लिया जाता है? नहीं, जब वो 14 to 16 वीक था कि नहीं था? आपने 12th बोला, हाँ, यानी 4 मंथ पर कब होती है ये, 4 मंथ पर ऑब्लिटरेट हो जाती है। और मैं आपसे कहूँ कि कोरियोनिक लीव कब बनता है, कोरियोनिक लीव फ्यूजन हो जाता है, वो भी कब होता है, 4 मंथ पर। राइट अम्लाइकल वेन डिसअपीयर हो जाती है 4 मंथ पर, कब होती है, 4 मंथ पर। आगे बस समझ में। नेक्स्ट देखिए, लास्ट जर्म लेयर टू बी फॉर्म्ड इज, कौन सी बनती है सबसे लास्ट में, कब बनती है, 14 डे पर। एक्टोडर्म कब बनती है, एक्टोडर्म 7th डे, कब बनती है, 7th डे। एंडोडर्म कब बनती है, 8th डे, कब बनती है, 8th। और देखिए एपीब्लास्ट से क्या बनती है, ये सब लेयर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जर्म लेयर बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये फीटल मेम्ब्रेन कोरियन इज फॉर्म्ड बाय, कोरियन का फॉर्मेशन किससे होता है, किससे होता है, कोरियन का फॉर्मेशन साइटोटोपोब्लास्ट से होता है। किससे होता है, साइटोटोपोब्लास्ट या कोरियोनिक लीव से। अगर पूछ लिया एमनियन का डेवलपमेंट किससे होता है, एमनियन का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से। किससे होता है, एक्टोडर्म से। याद रखोगे किससे होगा, एक्टोडर्म से। नेक्स्ट देखिए, लैंगहैंस सेल्स लेयर इज आल्सो कॉल्ड, ये देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगहैंस सेल्स किस सेल लेयर को बोला जाता है, साइटोटोपोब्लास्ट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जैसे कोरियोनिक लीव या फिर इससे क्या होता है, कोरियन का फॉर्मेशन होता है, उसको लैंगहैंस सेल्स भी बोलते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर डेसिडुअल लाइनिंग द यूटेराइन कैविटी आउटसाइड ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के आउटसाइड जो एंडोमेट्रियम होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, वेरी गुड, डेसिडुआ पेराइटैलिस या डेसिडुआ वेरा के नाम से जाना जाता है। देखिएगा किस नाम से जानते हैं, डेसिडुआ पेराइटैलिस यानी रिमेनिंग कवरिंग ऑफ द होल यूट्राइन कैविटी, या डेसिडुआ वेरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर बात समझ में। तो इतना सब कुछ हमने डिस्कस किया किसके अंदर, इम्प्लांटेशन के अंदर और प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन अपन इंपोर्टेंट करेंगे कि जर्म लेयर से किस तरीके से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात समझ में। देखिएगा देखो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, कहीं भी लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिएगा कि कौन कौन सी लेयर कौन कौन सा फीटल पार्ट बनाने का काम करती है। देखिएगा सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। आगे समझ देखो, सिंपल सा याद करने में। लाइनिंग की बात करेंगे तो ओरल म्यूकोसा की लाइनिंग है, नेजल की है, एनाल की है, यानी कि जीआईटी की जो लाइनिंग है मोस्ट ऑफ वो किससे बनेगी, एक्टोडर्म से बनेगी। किससे बनेगी, एक्टोडर्म से। आगे समझ में, क्योंकि एक्टोडर्म किधर की तरफ होता है,
बाहर की तरफ होता है कि नहीं होता है। आगे समझ में, एंडोडर्म किसकी तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। तो एंडोडर्म अंदर की तरफ होता है, तो देखिएगा अंदर के जो ऑर्गन होंगे जैसे वेस्कुलर लाइनिंग ऑफ ब्लेडर, यूरेथ्रा, जीआईटी लाइनिंग, रेस्पिरेटरी लाइनिंग, ये सब किससे बनेंगी, एंडोडर्म से। और जो कैविटीज होती है हमारी बॉडी की, उनकी लाइनिंग होगी वो मेसोडर्म से होगी। कैविटी की किससे होगी, मेसोडर्म से। जैसे कि पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, ये सब किससे बनेंगी, मेसोडर्म से। आगे समझ में। इसके बाद में जब ऑर्गन फॉर्मेशन की बात करेंगे तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होंगे, सीएनएस, पीएनएस, पिट्यूटरी, एड्रिनल मेडुला, ये सब किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो इनका फॉर्मेशन किससे होगा, एक्टोडर्म से होगा। आगे समझ में। लेकिन देखिए कोरोना यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। कोरोना हम सबको कितना रुलाएगा, तो इससे आप याद कर सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्ट, सुप्रारिनल ग्लैंड, के से किडनी, आर से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कोरोना हमको कितना रुलाएगा, ठीक है। तो किसी से कॉर्टेक्स, कौन सा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्ट, सबको सुप्रा रिनल ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट किडनी और नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सब का फॉर्मेशन होगा किससे, मेसोडर्म से। और जब किसकी बात करेंगे, हाँ, तो जो जीआईटी के ऑर्गन्स है, पैंक्रियाज एंड लिवर, इनका फॉर्मेशन किससे होगा, एंडोडर्म से। अपेंडिजेस, किस किस के अपेंडिजेस कवर करती है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, नेल्स, सी स्वेट ग्लैंड, सिवेसिस ग्लैंड, सब किससे होंगे, एक्टोडर्म से। लेकिन बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स किससे होंगे, मेसोडर्म के अपेंडेज हो। इसके कोई अपेंडेज नहीं होते, किसके, एंडोडर्म के। नेक्स्ट देखिए इंपोर्टेंट कंसेप्ट की जब बात करेंगे तो देखिएगा, यानी गैस्ट्रेशन एज बराबर होगा किसका, पीरियड ऑफ अमेनोरिया, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हमने डिस्कस किया था किससे, फीटल एज से। तो फीटल एज और इन दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 2 वीक का। कितने का हो जाएगा, 2 वीक का। जेस्टेशनल एज 2 वीक मोर देन ओवुलेटरी एज या फीटल एज। क्लियर बात समझ में। इतनी चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है और कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे दैट इज दी एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। किसकी बात करेंगे, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।